107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। आज हम बात करेंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ से हड्डी की बीमारियों के बारे में, और हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे डॉक्टर अनुराग गोयल जी। और दोस्तों को बताना चाहेंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की हड्डियों के बारे में, उनके कारण, लक्षण, उपचार, क्या क्या कर सकते हैं हम जो कि बच्चे एकदम स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें, क्योंकि हड्डी हमारे शरीर का बहुत ही एक मुख्य अंग है। तो हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर अनुराग गोयल जी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, बहुत बहुत वेलकम सर। तो डॉक्टर अनुराग गोयल जी, पहले मैं नंबर बता देती हूँ दोस्तों को। दोस्तों, आज लाइव प्रोग्राम में अभी आप जुड़ सकते हैं, और समय की बात करूं तो 3:01 हो चुका है। आज है 6 जनवरी 2024, और हमारे साथ अभी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873551078। तो दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और हड्डियों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो जरूर आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग जी, अभी जानना चाहेंगे सर, बच्चों में हड्डियों से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती है और ये क्यों होती है? हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ जी, बच्चों में बहुत से हड्डी से संबंधित बीमारियां हो सकती है। एक तो जैसे बच्चा नवजात पैदा होता है जी, उसी समय कुछ बीमारियां बच्चा साथ में लेके आता है। ओ, मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है तब भी हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है उसको? हो सकती है बिल्कुल। बच्चों के अपन आमतौर पे देखते हैं कि जो सबसे कॉमन बीमारी है कि बच्चे जब नवजात पैदा होते हैं तो उनके पैर मुड़े हुए होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। जी जी, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि हम रूटीन में बहुत से हमें देखने को मिलती है। जी जी। इसके अलावा कुछ बच्चे पैदा होते हैं, फिर कुछ ही समय बाद में उनके पैर मुड़ने लग जाते हैं जी। कुछ बच्चों के जो घुटने होते हैं वो आपस में पास आ जाते हैं, उनमें बहुत गैप होता है, मतलब आपस में भिड़ने लग जाते हैं। जी जी। बच्चों को चलने में दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनमें एक्स्ट्रा फिंगर्स होती है, किसी के पैर में अंगुलियां ज्यादा होती है। पर मैं इन सब की बात अपन बाद में करेंगे। मैं एक सबसे कॉमन बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि होती है रिकेट्स, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिकेट्स। पहले हिंदी में अपन सूखा रोग जिसे कहते थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। आजकल ये बीमारी थोड़ी कम हो गई है। जैसे जैसे अपने साइंस ने डेवलपमेंट किया है तो इन बीमारियों पे थोड़ा काबू पा लिया गया है जी। पर फिर भी रिकेट्स एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। जी जी जी, बिल्कुल सर, जानेंगे इसके बारे में। पहले हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो बहन जी, नमस्कार जी नमस्ते, सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। कहिए सर, डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपके? डॉक्टर साहब को नमस्कार है पहले तो। नमस्कार सूरज जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी लेके आए गुड़गांव की आवाज पे। तो आजकल 50 की उम्र के हो जाते हैं तो गोडों में दर्द होने लग जाते हैं सर। हाँ जी हाँ जी। और आंखों से रोशनी कम हो जाती है, गोडों में दर्द हो जाता है। कहना चाहता हूँ कि एक गोडे में कभी कभी दर्द होता है, कभी बिल्कुल ही नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता, और कभी कभी ऐसा एकदम झटका सा लगता है, एकदम सीढ़ियों से उतरते उतरते ऐसा झटका लगता है बस वहीं बैठना पड़ जाता है। तो सुरेश चौहान जी, अभी आप रेडियो पे सुनिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल के जवाब देंगे। ठीक है, नमस्कार बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चौहान जी। तो सर, पहले सुरेश चौहान जी के सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। उन्होंने उम्र कितनी बताई अपनी? 55 साल बताइए सर। 55 साल। एक्चुअल में आजकल क्या है, ये बहुत आम समस्या हो गई है कि सभी के घुटनों में एक्चुअल में क्या है, गैप कम हो जाता है, अपन जो आम भाषा में कहते हैं घुटने घिसने लग जाते हैं, उनसे चला नहीं जाता है। पहले भी होती थी ये बीमारियां जी, पर थोड़ा सा जेनेटिक भी कहूंगा, खान पान भी कहूंगा, आजकल थोड़ा हर इंसान अपना वेट क्या है कंट्रोल नहीं रख पाता। अब क्या है, शुरू से अगर वेट ज्यादा होता है तो अपने घुटनों पे क्या है वजन ज्यादा पड़ता है अपनी बॉडी का जी। एक ये भी एक कॉमन समस्या है कि जिसकी वजह से आजकल घुटने बहुत जल्दी खराब होने लग जाते हैं जी, जी। तो इसका यही है, जब आपको अपने को लक्षण दिखने लग जाएं और अपन को पता लग जाए कि अपने घुटनों में गैप कम होने लग गया है जी, कि अब अपने घुटनों में कार्टिलेज है जो वो डैमेज होने लग गया है, तो हमें सबसे पहले तो नीचे बैठना, उकड़ू बैठना, पलाथी मारना और सीढ़ियां चढ़ना जी, इन सब चीजों को अपने को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओ जी सर।
और एकदम सिंपल एक्सरसाइज जैसे अपन चल सकते हैं, चलना हमें चालू रखना चाहिए। एक साइकिलिंग हम कर सकते हैं जी एक हम स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी वेट रिडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम जनरली हमें कोई बताता भी नहीं है और हम इसे इग्नोर करते हैं। तो ये सब चीजें बाकी डाइट में हम कैल्शियम, विटामिन D3 ये सब लेके इन सब चीजों से हम बच सकते जी। तो सर पहले से कैसे तैयार रहें कि मतलब ये परेशानी दिक्कतें आए ना, तो इसके लिए क्या करना होगा? हाँ, देखो जेनेटिक्स तो होती ही है आजकल, अनुवांशिक बीमारियां हाँ एक पिता से बच्चे में, और वो तो हमेशा से चलता आया है। जी तो वो तो उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, जी बट लेकिन जैसे जो मैंने जैसे आपको अभी पहले भी बताया कि वेट रिडक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन अपना वेट शुरू से मेंटेन करके रखते हैं जी जी और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। जी जी जी, बहुत अच्छे से बताया सर आपने। जी हाँ जी मैम। तो हम जाते हैं जो आप बच्चों की बात कर बीमारियों के रहे बारे थे। में बात कर रहे थे ना सर। विटामिन डी की कमी होती है। अपने विटामिन डी की कमी से अपने बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो होता है जी वो कम हो जाता है। जी जी डॉक्टर वो अनुराग कम होने की वजह से अपनी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आ जाती है। इस वजह से हमारी रिकेट्स की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है और एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है। और उन बच्चों में अपन लक्षण कैसे पहचान सकते हैं? एक तो वे बिल्कुल कमजोर होंगे, हाँ जी उनकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाएगी, मतलब वो ग्रो ही नहीं करेंगे, बहुत धीमे ग्रो करेंगे। जी और उनके हड्डियों में बिल्कुल दर्द रहेगा एनी टाइम, पैर मुड़ सकते हैं उनके। जी तो ये सब बच्चों में देखा जा सकता जी जी है। इसके अपन बचाव और इलाज के लिए अपने को सूर्य की रोशनी से अपन को विटामिन डी मिलता है, हाँ जी तो हमें बराबर सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए। हाँ जी तथा हमें अपनी डाइट में विटामिन डी, कैल्शियम और इनके सोर्स लेने चाहिए। जी जी तो मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा। अपन को ये मेनली डेयरी प्रोडक्ट से अपन को भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। जी दूध हुआ, चीज हुआ, बटर हुआ। जी डॉक्टर बादाम अनुराग हुए, गोयल जी, यहाँ पे दालें हुई। सर एक और सवाल है कि जब बच्चा पैदा होता है उसी से ही हड्डियों में कमियां आ रही हैं, क्या माँ के खान पान का इस पे असर पड़ता है क्या? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल पड़ता है। माता को भी अपनी जो प्रेगनेंसी के दौरान है, इसीलिए हम प्रेगनेंसी के दौरान में आयरन है, कैल्शियम है, इनकी टेबलेट्स हमेशा देते हैं। जी उसका यही रीजन होता है कि माँ का कैल्शियम अगर भरपूर होगा तभी बच्चे में कैल्शियम की मात्रा ठीक होगी। अगर माँ में ही कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो वो बच्चे में वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती है। जी जी इसलिए क्या आगे भी बच्चा जब स्तनपान करता है तो वो माँ से ही मिलता है उसे सब कुछ। तो जब माँ के दूध में ही कमी होगी, मानो कैल्शियम कम है, विटामिन कम है, तो बच्चे को भी वैसा ही मिलेगा। जी जी तो इसलिए कि माँ का खाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उनको कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन ये सब प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाते हैं जिससे उनके वो मेंटेन रह सके लेवल। तो सर ये जो गोलियां कैल्शियम की दी जाती है, आयरन दिया जाता है, उन्हीं से ही पूर्ति हो जाती है या खाने पीने का भी अलग विशेष खाने ध्यान पीने रखना का तो चाहिए? देखो करना ही पड़ता है, वो तो आपको खाना ही है। जी मतलब खाने से पूर्ति नहीं हो पा रही, इस वजह से अपन उसको देते हैं। एक्चुअल में जो अपनी बेसिक नीड्स है वो तो पूर्ति हो जाती है खाने से, हाँ जी पर लेकिन वहां तो माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके तो ऊपर डबल जिम्मेदारी हो गई, बच्चे की भी हो गई। जी तो उन दोनों की पूर्ति के लिए उसे अपन को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दिया जाता है। प्रेगनेंसी में इनकी डिमांड बढ़ जाती है, जी जी इसलिए अपन को टैबलेट्स की जरूरत पड़ती है, गोलियों की, इंजेक्शंस की। जी जी बहुत और मैं बढ़िया तो सर। कहता हूँ बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसे पैदा होने के बाद में 1-2 हफ्ते के बाद में विटामिन डी तो ओरल सप्लीमेंट के रूप में देना चाहिए, लगभग 1-1.5 साल तक। जी जी बहुत अच्छा सर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने शुरू में बताया कि कई बार बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पैर टेढ़े या मतलब अलग से दिखाई देते हैं या पैदा होने के बाद भी हो जाते हैं, तो उसका क्या कारण होता है? और अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए तुरंत? देखो, ये तो इसमें मोस्टली कारण जेनेटिक होता है। जी जो ये पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं इसमें जेनेटिक कारण होता है, जी और इसका अपने को प्रेगनेंसी के दौरान भी पता लग सकता है। अच्छा अपन आजकल, पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, आजकल एनोमली स्कैन करके अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है माताओं की, जी वो चौथे से 5वें महीने पे होती है, जी जी 18 से 20 हफ्ते पे ये होती है। इसमें अपन को लगभग 70 to 80% तक पता लग जाता है कि बच्चे के पैर टेढ़े हैं। अच्छा अच्छा अगर कुछ बड़ा विकार होता है तो माताओं को सलाह दी जाती है कि अबॉर्ट कराना चाहिए, जैसे अगर बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाए। पर ये ऐसी बीमारी है कि ये बिल्कुल ट्रीटेबल चीज है,
कि बच्चा पैदा होने के बाद में इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। अच्छा, अगर समय पे डॉक्टर को दिखाया जाए, समय पे इलाज लिया जाए, तो यह बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। बहुत बढ़िया इसमें डॉक्टर अपन अनुराग जब जी। बच्चा पैदा नहीं होता तब तक अपन इसका कुछ भी इलाज नहीं कर सकते। इसमें बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही इसका इलाज शुरू हो। जी 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 जी, एकदम बढ़िया। सर हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी भवानी राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब को मेरा भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भावना जी। हाँ सर, पहले तो आपका स्वागत गुड़गांव रेडियो पे। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो कि अपनी दिनचर्या में घुटनों के दर्द से जूझ रहे होते हैं, और फिर क्या होता है कि कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, पुराने टाइम के कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ ऑयली घर पे ऑयल लगाना, जैसे देसी नुस्खों में कुछ हमारे मारवाड़ी में पट्टे बांध लेते हैं कुछ ऐसे, तो उनके लिए आप फिर मना करते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि एक्चुअल में पहले के टाइम ठीक होते थे ऐसे पेशेंट, लेकिन अब ऐसा क्या कुछ खान पान ऐसा हो गया है कि उन पेशेंट्स को इतनी दिक्कत आती है देसी उन नुस्खों से, देसी इलाज से। फिर आप कहते हो कि आप कई बार अपने इलाज के साथ कुछ ऐसी टूब देते हो, डाइक्लो जेल देते हो, उनको पेशेंट्स को ये बोलते भी हो कि ये मतलब अपने घुटनों में रगड़ने नहीं, इसको हल्के हाथों से लगा के छोड़ना है। तो इसमें और पहले वाले इलाज में क्या फर्क है? ऐसा कुछ खान पान ऐसा हो गया है या फिर हमारी ऐसी दिनचर्या हो गई है, इसके बारे में कुछ? जी थैंक यू सर सवाल करने के लिए भवानी जी। आप रेडियो पे सुनिएगा, और थैंक यू डॉक्टर साहब से मिलाने के लिए भी। जी सर। ये भवानी जी ने जो सवाल पूछा है, इनका कहना ये है कि हम मालिश के लिए क्यों मना करते हैं। बिल्कुल सर। एक्चुअल में मालिश करने से कोई नुकसान नहीं होता है, मालिश हमेशा फायदा ही देती है जी। बट लेकिन हम जनरली इसको मना इसलिए करते हैं कि कभी चोट हमें किसी चीज की लगी हो, उस पे अगर अपन मालिश करते हैं तो उससे थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं सूजन के, और वो मतलब जो चीजें अच्छी होने की बजाय और बुरी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी बंदे के घुटने में या कहीं पैर में दर्द है तो उसकी मालिश ना करे, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? मालिश अगर जैसे कोई चोट ना लगी तो हल्की फुल्की हम देखते हैं घरों में सब तेल से मालिश करते हैं, उनके आराम भी मिलता है। अच्छा। बट लेकिन हम मालिश को थोड़ा अवॉइड करके आप हल्के हाथ से जेल लगाएं, क्योंकि मालिश का यही रीजन है। नॉर्मल अगर आप मालिश करो तो कोई इशू नहीं, लेकिन अपन को कई बार पता नहीं लगता अपने चोट लगी और अपन उसी पे मालिश करते रहते हैं, तो उससे थोड़ा क्या है बीमारी और बढ़ सकती है, और दूसरा इन्फेक्शन और इन चीजों के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम मालिश को मना करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे हम अनुराग गोयल जी कह सकते हैं कि अगर आपको घुटने में या कमर में कहीं भी दर्द हो तो पहले डॉक्टर के पास जाएं, उनसे राय लें और उसके बाद इलाज शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, देसी इलाज में पहले एक्चुअल में मैम क्या डॉक्टर्स का भी अभाव था जी, तो इसलिए लोग देसी नुस्खों पे ज्यादा विश्वास करते थे, ज्यादा बिलीव करते थे। आजकल हर जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध है, तो हमें डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी जी, बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर अनुराग जी। यहाँ पे सर मेरा अगला सवाल भी यही है कि लोग बच्चों की मालिश बहुत ज्यादा करते हैं, तो बच्चों की मालिश करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कितने दिनों बाद शुरू कर देनी चाहिए, और क्या मालिश करने से कुछ फायदा होता है? क्योंकि बच्चा तो इतना छोटा है कि वो तो बता भी नहीं पाएगा कि मेरे को दर्द हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है मैम। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की मालिश क्या है, हमारे पुराने काल से हम देखते आ रहे हैं कि दादी नानियों में होड़ सी लगी होती है कि बच्चों की मालिश करें, बच्चों की मालिश करें। तो बच्चों की मालिश करने से कोई नुकसान नहीं होता है, बच्चों की मालिश से हमको फायदा ही मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है, दूसरा उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जी मालिश करने से। तो ये बहुत अच्छी चीज है। उनकी स्किन भी क्या है, स्किन की टोन भी अच्छी होती है, तो मालिश करने, बच्चों में मालिश करनी चाहिए हमें। ये हमें जनरली 1 से 2 हफ्ते के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं अपन जी। वो डिपेंड करता है बच्चे की बॉडी किस तरीके से उसको अडेप्ट करती है जी जी। इसके लिए हमें कुछ देखना है, बच्चा जैसे बता नहीं पाता, लेकिन जैसे बच्चा इरिटेट होगा या डिस्कम्फर्ट में रहेगा, खूब ज्यादा रो रहा है, तो ये चीजें हमें बताती है कि मालिश से उसे समस्या हो रही है जी। मालिश हमेशा पैरों से शुरू करनी चाहिए और हमें सिर में एकदम अंत में करनी चाहिए जी। किस तरह से करें मालिश, इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे छाती है, पेट है और जांघें है, यहाँ हमें हाथ को गोलाई में घुमा के मालिश करनी चाहिए जी। मतलब बहुत बढ़िया, धीमे धीमे हाथों से। पीछे पीठ पे अपन मालिश करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अनावश्यक दबाव ना बनाएं, जैसे रीढ़ की हड्डी है उसे ज्यादा ना दबाएं। मालिश हमेशा हल्के हाथ से करें, गोलाकार में घुमा घुमा के करनी चाहिए
जी, बहुत बढ़िया सर। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। सर बहुत अच्छे से समझा रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हमारे गुरुगांव का रेडियो पर स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। और सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हड्डी बढ़ने का क्या मतलब है, ये सिस्टम की हड्डी बढ़ भी जाती है कोई कहीं कहीं, नहीं कहीं कहीं की भी बढ़ सकती है क्या? मतलब ये अंगूठे के ऊपर जो थोड़ा सा ये ऊपर होता है, जहाँ अंगूठा मतलब बैक साइड में, इसके ऊपर थोड़ा सा दर्द होता है, तो मैंने कहीं कहीं ऐसा तो नहीं किया हड्डी बढ़ रही है उससे दर्द हो रहा है? लेफ्ट साइड के अंगूठे पर ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है, जैसे पिकलाई शुरू होती है जहाँ से। हाँ चलिए सर, आपका सवाल नोट कर लिया है और सर आपका रेडियो पे जवाब दे रहे हैं, आप सुनिएगा तेजाम कौशिक जी। धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी जी सर। हाँ जी मैम, इनका सवाल है हड्डी बढ़ने से संबंधित। हाँ जी एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि हड्डी बढ़ना एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअल में कैल्सिफिकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं हड्डी बढ़ना जी। कि किसी जगह कैल्शियम अधिक जमा हो गया। तो जैसे अपने ये ज्यादातर अपने पैरों में देखी जाती है, जो अपने पैर में एडी होती है जी, तो एडी में एक्स्ट्रा हड्डी थोड़ी सी हमें नजर आती है। जो नॉर्मल हड्डी होती है उसके ऊपर एक स्पर सा बन जाता है, मतलब एक हल्का सा थोड़ा जैसे कोना डेवलप हो गया जी। जो कैल्शियम का बना होता है, उसे अपन कहते हैं हड्डी का बढ़ना। अच्छा। जैसे इसी तरह अपने ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, जैसे घुटने में अपने नॉर्मल है, उसके अलावा कैल्शियम डिपॉजिट होके कुछ हड्डी के कण बन जाते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो ये एक तरीके से बीमारी कह सकते हैं हम कि अगर हमारे नॉर्मल जॉइंट में अगर समस्या आने लग जाती है तो उसकी वजह से कैल्शियम अधिक डिपॉजिट होके और एक्स्ट्रा हड्डी के पीसेज बन जाते हैं, तो एक तरीके से बीमारी कहेंगे। इसके लिए सर नॉर्मली घर में भी कुछ कर सकते हैं कि डॉक्टर अनुराग जी? घर में देखिए पैरों के लिए जैसे मैंने बताया, इसमें आपको एकदम नरम चप्पल का यूज करना होता है, वियर पहनना होता है आपको। जैसे ये अपने जूतों में भी सिलिकॉन के हील पैड्स आते हैं बने हुए, मतलब एडी भी एकदम सॉफ्ट चीज पे होनी चाहिए, अपन को टाइट वियर नहीं पहनने होते। जी। बाकी गर्म पानी का सेक, ठंडे पानी का सेक, और ये सब अपन घरेलू उपचार किए जा सकते जी। और ये सेक करनी होती है तो सर दिन में कितनी से ही बढ़ेंगे? हाँ जी जी, ये सेक करनी होती है तो सर ये दिन में कितनी बार और कितनी टाइम तक करनी होती है? देखिए जैसे पैरों के लिए मैं स्पेशल बात करूंगा, हर जगह की अपनी डिमांड होती है कि किस जगह अपन को गर्म करना चाहिए, किस टाइम पे अपन को ठंडा करना चाहिए। जब भी अपने किसी, जैसे आपके अभी चोट लगी तो लोगों के ये मिथ्या रहता है, हम गर्म का सेक कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं ठंडे का करें, किसका करें? हाँ जी। अभी भी चोट लगती है वहां अपने ठंडे का आइस का सेक करना चाहिए जी। शुरू में अपन को चोट जहां भी लगती है वहां आइस का करें, जिससे सूजन आपके डेवलप नहीं जी। और किसी आप लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, आपके काफी टाइम से पेन है, जैसे 2 महीने हो गए हैं आपको और बहुत पेन है, वहां आप गर्म करके सेक करना। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में बच्चों की बात जहाँ हम कर रहे थे कि बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कई बार बोलते हैं डॉक्टर कि इसमें कैल्शियम की कमी हो गई है बच्चे में, तो इसका क्या कारण होता है? और कई बार होता है कि बच्चा माँ का दूध अच्छे से नहीं पी पाता, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए कि उसमें कैल्शियम की कमी ना हो? देखिए 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली माँ का दूध पिलाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल सही। 6 महीने बाद तो अपन क्या है, माँ के दूध के साथ साथ खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, पर 6 महीने तक अपन कुछ भी नहीं खिलाते जी। अगर ऐसे में मान लीजिए माँ के दूध कम निकल रहा है या माँ के नहीं आ रहा है दूध, उस समय अपन को आजकल मार्केट में फॉर्मूला फीड पाउडर मिल्क मिलते हैं। एक्चुअल में जैसे ये गाय के मिल्क से ही प्रिपेयर किए जाते हैं जी, बट लेकिन अपन, अब एक सवाल आएगा कि आप फिर गाय का मिल्क डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकते? तो एक्चुअल में गाय के मिल्क में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसीलिए ये फॉर्मूला फीड तैयार किया जाता है जो एकदम सभी तत्वों को एकदम प्रोपोर्शन में लेके, जैसे सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में कैल्शियम, इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो वो अपन को फिर बच्चों को देना चाहिए। जी, यहाँ पे डॉक्टर अनुराग गोयल जी जानना चाहूंगी सर कि कई बार गांव में बोल देते हैं कि बच्चे की गर्दन डिग गई है ना, तो उसमें वो मालिश वगैरह कराने के लिए ले जाते हैं और मालिश वगैरह कराते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बोलते हैं ना हंसली डिग गई है गाँव में?
जी एक्चुअल में बच्चों में असली दिखना नहीं, असली अपनी होती है कॉलर बोन, हाँ जी। जो अपनी अपन क्लेविकल इंग्लिश में कहते हैं, अपनी ये गर्दन से सटी होती है, दोनों तरफ होती है, 2 हड्डियां होती है जी। तो ये बच्चों में कई बार टूट जाती है, इसलिए वो कहते हैं कि असली दिख गई है ये। इसमें अपन को कोई भी देसी इलाज नहीं लेना चाहिए, ना कोई मालिश करनी चाहिए, इसमें हमें अपने को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुरंत दिखाना चाहिए। जी जी। कई बार हाथ उतर जाता है, ये भी एक कॉमन समस्या रहती है बच्चों की। जो 2 कॉमन समस्याएं हैं बच्चों की, कहते हैं कि कोहनी उतर गई है, जी। तो ये जनरली बच्चों को अपन अंगुलियों से पकड़ के उठाते हैं सीधा हाथ से, तो उस समय ये उतर जाती है। तो हमें इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को कभी भी केवल हाथ से पकड़ के ना उठाए, उसे हमेशा कंधे के वहां से आर्म्स के नीचे से पकड़ के ही उठाएं, गोद में ले, कभी हाथ से पकड़ के ऊंचा ना करें। जी बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर अनुराग गोयल जी, जैसे कई बार होता है पहला ही बच्चा है और गुड़गांव एक ऐसा शहर हो गया है जहाँ पे हमारे प्रवासी बहुत सारे श्रोता आकर रहते हैं, तो जब वो पहला बच्चा है और वो अकेली माँ है, उस समय बच्चे को नहलाते समय और सुलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी हड्डियों पे कोई असर ना पड़े? देखिए, नहलाने में तो बच्चे को मेरा ये मानना है हमेशा हल्के गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए जी। बहुत अधिक ठंडे पानी से बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। किसी भी चीज पे बच्चे पे ज्यादा दबाव न बनाए, ज्यादा जोर से ना रगड़े, जैसे अपन ज्यादा रगड़ के नहाए वैसा नहीं होना चाहिए जी। और ऐसा ही सुलाने में कि बच्चे में, वैसे तो सुलाने में कोई इश्यू नहीं, कैसे भी सुला सकते हैं, पर बच्चे की हड्डियां क्या है, स्पेशली सिर की हड्डी बच्चे की कमजोर होती है, तो बच्चों की हड्डी उस समय डेवलप होती है, पक्की नहीं होती। तो इस समय ऐसा है कि अगर एक ही पोजीशन में आप बच्चे को सुलाए रखते हैं जी। तो आपका उस साइड से सिर थोड़ा चपटा होने लग जाता है, ये काफी बार होता है बच्चों में। तो अगर आप जग रहे हैं, आपको पता है, तो बच्चा खुद तो अपनी पोजीशन बहुत चेंज कर नहीं पाता जब बच्चा नवजात होता है, तो इसलिए हमें उसकी थोड़ी देर से, घंटे 2 घंटे से उसकी पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए, जैसे इस करवट है तो दूसरी करवट कर दी, इस तरीके से। जी जी जी, बहुत बढ़िया से बताया सर आपने। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की हड्डियों के बारे में। अगर हड्डियों से जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आपके पास में है तो अभी आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अभी कॉल कर सकते हैं। 3:25 हो चुके हैं, ये प्रोग्राम 3:30 बजे तक चलने वाला है और राजकुमार जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। जी स्वस्थ गुड़गांव में अभी इधर हॉस्पिटल से आए हैं छावला में, और अनुराग गोयल साहब को भी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक सवाल था, घुटनों से संबंधित है। जैसे कई साल पहले घुटना मुड़ गया था मेरा, तो उसमें दर्द रहता है जी काफी, और सूजन भी है जी। तो सर इसका क्या करना चाहिए जी? डॉक्टरों को दिखा लिया, बोल रहे हैं कि इसमें गैप, हड्डी में गैप कम हो गया है तो घुटना घिस रहा है, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी। कि घुटने में गैप कम होने लग जाता है, घुटने घिसने लग जाते हैं, तो ये तो उम्र के साथ बढ़ती हुई बीमारियां हैं। जैसे आंखों के लेंस खराब हो जाते हैं, वैसे ही ये घुटना होता है। अगर आपके चलने फिरने में और सभी चीजों में समस्या आने लग गई है तो आजकल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, घुटने बदल दिए जाते हैं, PKR कहते हैं अपन, टोटल नी रिप्लेसमेंट, और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। पहले के टाइम पे अपन ऐसे घबराहट थी कि भाई घुटने बदलेंगे, मैं जितना चल रहा हूँ उतना भी नहीं चल पाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, और आप बेशक बिल्कुल एकदम पहले की तरह अच्छे से चल पाएंगे बिना दर्द के। सर तो सर क्या जैसे एम्स वगैरह या बड़े हॉस्पिटल में क्या उसमें फ्री में इलाज हो सकता है सर घुटने का? वो तो आजकल बहुत सी योजनाएं हैं, वो तो हर जगह की अपनी अलग अलग योजनाएं हैं, तो उनमें सरकार आप बहुत कुछ कर रही है आपके लिए, और काफी जगह काफी इलाज आजकल फ्री किए जाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी जुड़ने के लिए। जी तो बहुत ही अच्छे से बताया सर ने। फिर एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो उकड़ू ना बैठे, आलती पालती ना लगाएं और सीढ़ियाँ ना चढ़े। इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपना इलाज जरूर कराएं डॉक्टर के पास जाके। ऐसा ना हो कि थोड़ा और चल लेते हैं कि चक्कर में आप अपनी परेशानी को और बढ़ा लें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो यहाँ पे सर जानना चाहूंगी कि सवाल तो मेरे काफी सारे बचे हैं और शायद हमें बहुत सारे एपिसोड करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे श्रोताओं के सवाल और मेरे सवालों का जवाब मिल पाएगा। तो जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं सर, तो
तो ऐसी कौन सी एज होती है जिसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, नहीं तो फिर और परेशानियां बढ़ जाएगी? नहीं, किससे? घुटने से संबंधित? घुटनों से संबंधित सर, और काफी सारे हमारे श्रोताओं के अभी व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे हैं कि कमर में दर्द रहता है, कुछ लोगों का कहना है कि घुटनों में दर्द रहता है। तो क्या ये एज के अनुसार शुरू हो जाता है या फिर कुछ परेशानियां जो आगे जाके बढ़ जाती है? बिल्कुल, एज हमेशा एक फैक्टर रहेगा जी। एज के साथ हमेशा अपना शरीर थोड़ा डाउन होता है, तो 40 के बाद में हमें विशेष ध्यान देना रहता है। और जब कभी भी समस्याएं अपन डॉक्टर से कंसल्ट ले, अगर अपनी समस्या इनिशियल स्टेज पे होती है तो हम उसमें बेटर रिकवर कर जाते हैं। एक्सरसाइज से और ध्यान रखने से, इन सब चीजों से ध्यान रखते हुए अपन बच सकते हैं। समस्या बढ़ती जाती है, अपन इग्नोर करते हैं तो समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती। तो इसलिए 40s के बाद में रेगुलर चेकअप किसी भी चीज का, वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए अपने 40s में एंटर होने के बाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर अनुराग गोयल जी। और काफी सारे सवाल हैं, फिर से यही कहना चाहूंगी, समय आपको और देना पड़ेगा और जब भी हम बुलाएंगे तो कोशिश कीजिएगा सर थोड़ा समय निकाल पाए जी। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा मैम। हम जरूर, आप अगली बार जब भी प्रोग्राम रखेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आपका प्रोग्राम में फिर से। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पे। हमारे साथ प्रोग्राम में थे हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गोयल जी। बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, बहुत ही अच्छे से समझाया। तो ऐसे ही अगर आप भी किसी डॉक्टर को जानते हो तो ज़रूर हमें संपर्क करवाइएगा, हम जरूर उनके साथ वार्तालाप करेंगे और कुछ सवाल आपके होंगे, कुछ सवाल हमारे होंगे, जिससे कि हमारी भी जानकारी बढ़ती है, हमारे श्रोताओं को भी फायदा होता है। और ये प्रोग्राम कल 1:30 पर आप रिपीट में सुन पाएंगे। तो आपके सवाल हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर लिख के रिकॉर्ड करके भेजिएगा। नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी कि 9958941408। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज़ 107.8। गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।